हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ मस्ती 18 पर। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि हम 6 नवंबर 2019 का सेट सॉल्व कर रहे हैं, जिसकी क्लास 1 हो चुकी है दोस्तों, जिसमें हमने क्वेश्चन 10 तक करा दिए हैं। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपको बहुत ही आनंद आया होगा और बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। चलिए दोस्तों, आज उसी के आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 को हम कैसे हलवा बनाते हैं। तो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है कि यदि 3x² माइनस का 6x प्लस a व्यंजक x-2 से विभाजित हो जाता है तो a का मान होगा। बहुत ही आसान सवाल है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। a का मान क्या होना चाहिए? 0। पता कैसे? आप मुझे बताओ, कोई संख्या x-2 से विभाज्य हो रही है तो आपको क्या करना है? x-2 बराबर क्या रखना है? 0। मतलब कि रिमाइंडर हमारा कितना मिलना चाहिए? 0 मिलना चाहिए, तभी तो वो संख्या x-2 से विभाजित होगी। इसका मतलब x की वैल्यू यहाँ से निकाल सकते हो। x की वैल्यू क्या होगी? 2। आप मुझे बताओ, जो भी इक्वेशन दी गई है ना, जैसे ये इक्वेशन दी गई है, इसमें आप x की वैल्यू 2 रखोगे ना, तब चीजें हमारी सेटिस्फाई होनी चाहिए। अगर x की वैल्यू 2 रखने पर हमारा मान 0 के बराबर होना चाहिए, तभी ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगी। आपको क्या करना है? 3x² जो इक्वेशन दे रखी ना, उसको लिखिए माइनस का 6x प्लस a इक्वल टू 0 होना चाहिए। यदि हम x बराबर 2 रखेंगे तो अब यहाँ पर x बराबर 2 रखेंगे ना, यहाँ पर देखो a की वैल्यू निकल आएगी। करो, x बराबर 2 रखो। यहाँ पर 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 2 दूनी 4, 4 का साथ में 3 है, 3 भी है, मतलब 4 का गुणा 3 में 4 तिया 12 माइनस का 6 और x की मतलब 2, 6 गुणा 2 कितना हो जाएगा? 12 प्लस a इक्वल टू क्या होगा? 0। आप मुझे बताओ, 12 प्लस का है, 12 माइनस का है, कट जाएगा। इसका मतलब a की वैल्यू क्या आएगी हमारी? 0 आएगी। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। लेकिन मैंने इतना फास्ट कैसे निकाला? आपको जैसे ही दिखे ना, आप मुझे बताओ x-2 से विभाजित हो रहा है तो यहाँ पर देखो, देख के नहीं लग रहा कि x की वैल्यू क्या होनी चाहिए? 2, क्योंकि 2 - 2 करोगे ना, तभी तो रिमाइंडर 0 आएगा। अब उसी जल्दी जल्दी आंसर उसमें रख दो इक्वेशन में। अब देखो, 2 दूनी 4 तिया 12, यहाँ प्लस का 12 बना मनी मन में, यहाँ माइनस का 12 बना प्लस a। अब मुझे बताओ, अगर सेटिस्फाई हो रहा है तो ये पूरी वैल्यू क्या होनी चाहिए हमारी? 0 होनी चाहिए। 12 से 12 खत्म, मतलब प्लस a की जगह क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए, तभी तो ये पूरी वैल्यू जो है ना, तभी तो वो 0 बनाएगी। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 11 बहुत ही अच्छे समझ में आया होगा। अगर दोस्तों समझ में आया हो तो प्लीज लाइक कीजिए और चैनल पर नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर लेना दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है? बहुत ही आसान सवाल है। क्या कह रहा है? 3 अंकों की कुल कितनी संख्याएं हैं जो 6 से पूर्णतः विभाजित हो जाती हैं? 3 अंकों की संख्याएं क्या होती है? मतलब 100 से स्टार्टिंग होती है, कहां तक जाती है? 999 तक जाती है 3 अंकों की संख्या। अब इसमें यह बताना है कि ऐसी कितनी संख्याएं हैं टोटल जो 6 से पूर्णतः विभाज्य होंगी। अगर आप थोड़ा सोचोगे ना, पहली संख्या क्या मिलेगी जो 6 से पूर्णतः विभाज्य होगी? पहली संख्या हमारी क्या होगी? 102। 102 को देखो, 6 कम 6, 4 बच्चा 6 सत्ते 42, मतलब 102 हमारी पूरी 6 से विभाजित हो जाएगी। और ऐसे चलते चले जाओगे ना, इसके बाद में लास्ट में हमारी कौन सी संख्या मिलेगी? आप मुझे बताओ। जैसे 999 आप 6 से काटो, रिमाइंडर जो आएगा वो उससे घटा देंगे। 6 कम 6, 3 39 हुआ, 6 रंग 36, 3 39 हुआ, 6 रंग 36, मतलब कि 3 कैरी बच रहा है ना, तो इसका मतलब 3 रिमाइंडर बच रहा है। तो 999 अगर रिमाइंडर हम घटा देंगे ना तो वो हमारी संख्या मिल जाएगी। मतलब कि 999 में अगर 3 घटाओगे तो 996 आएगा। मतलब कि स्टार्टिंग जो नंबर होगा ना वो 102 होगा जो 6 से पूर्णतः विभाजित होगा, और लास्ट में जो नंबर होगा वो 996 होगा जो 6 से पूर्णतः विभाजित होगा। अब आपको बताना ये है कि 102 से लेकर 996 तक कुल कितनी संख्याएं हैं। आप मुझे बताओ, जरा ध्यान से देखो, जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आए ना, आप मुझे बताओ, इसको आप फाइंड कर सकते हो कि 102 है ना, वो कौन से नंबर पर है। आप मुझे बताओ, 102 है, आप 6 से विभाजित करोगे ना, 6 से देखो, 6 दूनी 6 कम 6, 4 हुआ, 42 हुआ, 6 सत्ते 42, मतलब 17 छक्का 2 होता है। मतलब कि 102 जो नंबर आया ना वो 17वें नंबर पर है। 17वें नंबर पे है। जब 102 आ रहा है तब 17 छक्का 102 होता है, मतलब 17वें नंबर पे ये 102 आ रहा है। अब 996 देखो कितने नंबर पे है? कितने नंबर पे होने के लिए मुझे 6 से भाग करना पड़ेगा। 6 कम 6, 3 39 हुआ, 6 रंग 36, 3 हुआ, 6 रंग 36, मतलब 996 जो है वो 166 नंबर पे है। 17 से लेकर 166 नंबर तक जो है ना वो 3 अंकों की संख्या है। बाकी जो पीछे है 17 से पीछे वो 2 अंक की संख्या है। आप मुझे बताओ, जैसे मैं कहूँ 17 है ये,
17वें नंबर पे ये है, 166 नंबर पे ये है। आपको टोटल संख्या बतानी है। आप अगर ध्यान से सोचोगे ना, जैसे मैं कहूँ ये 17वां नंबर है, आप मुझे बताओ जैसे 1 से लेकर 16 तक यहाँ पर अगर नंबर होते बाई चांस, तो यहाँ पर टोटल नंबर कितने होते? 1 से लेकर 16 तक यहाँ पर नंबर होते तो टोटल नंबर हमारे कितने हो जाते? क्योंकि 1 से 166 तक है तो टोटल नंबर हमारे कितने हो जाते? 166 हो जाते। लेकिन 16 नंबर तक आपको नंबर नहीं दिए गए। आपका नंबर कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? 17वें नंबर से हो रहा है। इसका मतलब आप 16 इसमें घटा दोगे, 16 घटा दो ना, 6 में से 6 गया 0, 6 में से 1 गया 5 और 1 का तो 1 ही बचेगा। मतलब कि 17 से लेकर 166 तक टोटल कितने नंबर होंगे? 150 नंबर होंगे। ये ध्यान रखना। अगर आप ऐसे नहीं सोच पा रहे हो तो अगर आप ऐसे सोच लो तो और बढ़िया फार्मूला रख लो। 102 से लेकर 996 है। आपको बताना ये कि 6 से पूर्णतः विभाजित हो रहे हैं, कितने अंक की कितनी संख्याएं हैं। आपको कुछ नहीं, डायरेक्ट घटाओ। 996 में 102 घटाओगे, 996 में जब 102 घटाना ना, ये फार्मूला सिखा रहा हूँ। 6 में से 2 गया 4, अब 9 की 9 ही रहेगा, 9 में से 1 गया 8, 8 से 94 आया। किससे विभाजित हो रहा है? 6 से पूर्णतः विभाजित हो रहा है। जिससे विभाजित हो रहा है उससे भाग दे दो, 6 का भाग दे दो 894 में, 6 से भाग करो, 6 एकम 6, 2 हुआ 6 चौको 24, 5 हुआ 6 में 54, 149 आया। 149 आया। जब दोनों संख्याएं अगर आपको काउंट करनी है ना, तो इसमें आपको 1 जोड़ना पड़ेगा। जैसे मैं कहूँ 1 से लेकर 9 तक कितनी संख्या है? आप क्या कहोगे? 9 तक कितनी संख्या है? आप क्या कहोगे? 9 में से 1 गया, कितना हुआ? 8। 1 से लेकर 9 तक कितनी संख्या है? आप मुझे बताओ। दोनों घटाओगे ना, 8 1 9 में से 1 गया 8। लेकिन आप जोड़ते हो ना, 1 से लेकर 9 तक आपकी टोटल संख्या कितनी होती है? 10 9 ही तो होती है ना। 1 से लेकर 9 तक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 ही संख्या होती है। लेकिन आई कैसे? मतलब इधर से इधर घटा रहे हो ना, वही चीज़ मैं यहाँ से यहाँ घटा रहा हूँ, लेकिन उसमें मुझे 1 जोड़ना पड़ेगा ना, तभी तो टोटल संख्या मिलेंगी। इसका मतलब 149 में आप 1 जोड़ोगे कितना आएगा? 150। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। या तो ऐसे फार्मूला से समझ लो, या आपको थोड़ा कॉन्सेप्ट जान लो तो चीज़ें आसान हो जाएंगी। आपको फार्मूला लगाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। उम्मीद करता हूँ दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12 समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है? बहुत ही आसान सवाल है कि एक कक्षा में 20 छात्र भौतिक विज्ञान के तथा 17 गणित और 12 है ना वो भौतिक विज्ञान तथा गणित दोनों पढ़ते हैं। 10 छात्र ऐसे हैं जो कोई अन्य विषय पढ़ते हैं। कक्षा में कुल कितने छात्र होंगे? आप मुझे बताओ। बहुत ही आसान सवाल है। क्या कह रहा है कि 20 छात्र ऐसे हैं जो भौतिक विज्ञान पढ़ते हैं, 17 ऐसे हैं जो गणित पढ़ते हैं, लेकिन 12 छात्र जो है ना वो भौतिक विज्ञान भी पढ़ते हैं और गणित भी पढ़ते हैं। मतलब कि इन्हीं 20 छात्रों में काउंट होगा ना। जैसे मैं कहूँ, आप मुझे बताओ, ये आपने बहुत ही सीखा होगा इंटर में, क्या कहते हैं जो बीच में होता है ना उसको लिखते हैं। आप मुझे बताओ, यहाँ पर 12 छात्र है ना, दोनों पढ़ते हैं। जैसे मैं कहूँ यहाँ पर क्या पढ़ रहा है? भौतिक विज्ञान मतलब फिजिक्स, और क्या पढ़ रहा है? गणित मतलब मैथ। फिजिक्स और मैथ। यहाँ बीच में क्या है? फिजिक्स भी पढ़ रहा है। देखो सर्कल देखो, फिजिक्स की तरफ जा रहा है और देखो ये मैथ की तरफ भी जा रहा है। इसका मतलब जो 12 छात्र जो है ना वो फिजिक्स भी पढ़ते हैं, मैथ भी पढ़ते हैं। कोई अलग से छात्र नहीं होंगे ना, छात्र तो वही होंगे। तो जो टोटल नंबर हो गए। आप मुझे बताओ 20 छात्र ऐसे हैं जो भौतिक विज्ञान पढ़ते हैं। आप मुझे बताओ 20 छात्र ऐसे हैं जो भौतिक विज्ञान पढ़ते हैं। भौतिक विज्ञान पढ़ते हैं तो वो काउंट भी होंगे ना, वो भी छात्र जो मैथ भी पढ़ते हैं, मतलब दोनों पढ़ते हैं, वो भी काउंट होंगे ना। इसका मतलब यहाँ पर कितना आएगा? 20 छात्र टोटल होंगे। इसका मतलब यहाँ पर कितना आएगा? 8 छात्र होंगे। देखो ना 20 का फिगर क्या है? पूरा फिजिक्स वाला है ना। यहाँ देखो कंडीशन सेटिस्फाई हो रही। टोटल छात्र 20 हैं और 12 दोनों में पढ़ रहे हैं, चीज़ें बराबर हो गई। अब मैथ देखो, मैथ में टोटल कितने हैं? 17। इसका मतलब यहाँ कितने होंगे? 5। तभी तो दोनों को मिलाकर क्या हो जाएगा? पूरा मैथ कितना पढ़ते हैं लोग? 17 लोग पढ़ते हैं। 17 पढ़ते हैं। साथ ही साथ आपको ये भी यहाँ से समझ में आ गया होगा कि फिजिक्स और मैथ भी यहाँ से कितना पढ़ता है? 12 लोग पढ़ते हैं। चीज़ें समझ में आ गई। अब मुझे बताओ इस टोटल डायग्राम में कितने टोटल नंबर है? आप मुझे बताओ। 12 और 8 20, 20 और 5 25, मतलब 25 यहाँ पर शो हो रहे हैं टोटल नंबर। आप क्या कह रहा है कि 10 ऐसे छात्र हैं जो अन्य विषय पढ़ते हैं, मतलब फिजिक्स ना पढ़ते हैं ना मैथ पढ़ते हैं। तो 10 ऐसे छात्र हैं, मतलब 10 और जोड़ दो, 25 और 10 कितना हो गया टोटल छात्र? टोटल छात्र पता चल जाएंगे। टोटल छात्र कितने हो गए? 35। 35 मतलब ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। दोस्तों चीज़ें आपको कठिन लग रही होंगी, लेकिन आप ध्यान से सोचोगे ना तो चीज़ें आपके लिए मजाक बन जाएंगी। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है। क्या कह रहा है कि यदि 1 फैक्टोरियल प्लस 2 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल प्लस डॉट 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 100 फैक्टोरियल को 6 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या होगा? बहुत ही आसान सवाल है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। आप मुझे बताओ, जैसे मैं कहूँ 1 फैक्टोरियल का मान कितना होता है? जैसे आप मुझे बताओ, जैसे कहूँ 7 फैक्टोरियल। 7 फैक्टोरियल का मान कितना होता है? 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4, मतलब 7 से पीछे
नंबर लेना है, जब तक लेना जब तक फर्स्ट नेचुरल नंबर ना आ जाए, मतलब कि एक। ऐसे को एक फैक्टोरियल पीछे कुछ होता ही नहीं, एक। अब 2 फैक्टोरियल की बात करें, 2 के पीछे क्या होता है, 2 गुणे 1 मतलब 2 ही हो जाएगा। अब 3 फैक्टोरियल की बात करें तो 3 के पीछे क्या होता है, 3 गुणे 2 गुणे 1 मतलब 3 दूनी 6 हो जाएगा। ठीक है, अगर यहाँ पर चलते चलते अगर 4 फैक्टोरियल मिलेगा ना, 4 फैक्टोरियल क्या होगा, मतलब कि 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1, मतलब कि आप मुझे बताओ, जैसे मैं कहूँ यहाँ पर क्या आ रहा है, 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1, ऐसे चलते 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 आप 100 फैक्टोरियल तक पहुँचोगे। आप क्या कर रहे हो, इससे 6 से भाग दे रहे हो, 6 से भाग दे रहे हो, तो आपको बताना है कि शेषफल क्या आएगा। आप मुझे बताओ, इस नंबर को आप ऐसे लिख सकते हो 1/6 प्लस का 2/6 प्लस का 6/6 प्लस का 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1/6, ऐसे चलते चलते आप 100 तक करोगे। आप मुझे बताओ, यहाँ से नंबर देखो ध्यान से, यहाँ से शेषफल क्या मिल रहा है, देखो 6 ऊपर है 6 नीचे, मतलब 6 से पूरा पूरा जा रहा है, यहाँ शेषफल 0 मिल रहा है। यहाँ देखो शेषफल क्या मिल रहा है, यहाँ देखो 3 दूनी 6 दिख रहा है, देखो 2 तिया 6 होता है, 6 6 कट रहा है, मतलब शेषफल यहाँ भी पूरा पूरा नंबर कट जाएगा। देखो 4 तिया 12, 12 दूनी 24 होता है ना, 4 फैक्टोरियल 24 होता है, 24 को आप 6 से डिवाइड करोगे पूरा पूरा कट जाएगा। मतलब कि यहाँ से लेकर 100 फैक्टोरियल तक आपको 6 तो मिलेगा मिलेगा। इसका मतलब हमेशा 0, इधर साइड कितना मिलेगा, रिमाइंडर कितना मिलेगा, 0 मिलेगा। आप मुझे बताओ रिमाइंडर कौन डिसाइड करेगा, रिमाइंडर यही 2 नंबर डिसाइड करेंगे। आप मुझे बताओ, पहले क्या है, 1 है, 6 से भाग दे रहे हो, रिमाइंडर हमारा 1 ही आएगा। यहाँ देखो 2 है, आप 6 से भाग कर रहे होगे ना, तो रिमाइंडर 2 ही आएगा। आप मुझे बताओ, बता के आ रहा है कि टोटल रिमाइंडर कितना आना चाहिए, 1 + 2, बाकी सब 0 0 बनते जाएंगे, 0 0 0 बनते जाएंगे, तो 1 + 2 कितना होता है, 3 रिमाइंडर आ जाएगा हमारा। अगर आप सोच ले जाओगे ना कि 3 फैक्टोरियल के बाद में 4 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल जो भी आएगा ना, वो रिमाइंडर हमारे 0 देंगे। मेन रिमाइंडर कौन देगा, यही फोकस करता है। आप मुझे बताओ, 1 फैक्टोरियल वैल्यू 1, 2 फैक्टोरियल वैल्यू 2, 2 1 3, मतलब टोटल रिमाइंडर कितना होगा, 3 होगा। क्यों, क्योंकि 6 जो है ना डिवीजन वो बड़ा है ना, अगर डिवीजन बड़ा है तो रिमाइंडर जो होता है वही छोटा नंबर हो जाता है। मतलब कि ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। उम्मीद करता हूँ दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14 बहुत ही अच्छे समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है कि 3 पदों के लिए कुल 7 अभ्यर्थी हैं, तो पदों को कुल कितने प्रकार से भरा जाता है। दोस्तों जब भी चयन वाले सवाल आते हैं ना, आपको सिर्फ एक मेथड लगाना है। वो मेथड क्या है, एन परमुटेशन का है, एनपीआर की वैल्यू समझ लीजिए, एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर का फैक्टोरियल होता है। अगर आपको ना पता हो तो आप ये चीज़ नोट कर लेना। जब भी आपको चयन पद हो, मतलब इतने पद हैं, इतने विद्यार्थी को चयन करना है, मतलब चयन वाली जब भी बात आए ना, तो परमुटेशन का एक मेथड होता है। वो क्या होता है, एनपीआर लगाना। एन मतलब टोटल नंबर और आर मतलब जितने आप पद हैं। आप मुझे बताओ टोटल नंबर कितने हैं, 7 अभ्यर्थी हैं, पद कितने हैं, 3, 7p3 लगाना है। 7p3 मतलब 7 फैक्टोरियल अपॉन क्या लगाना है, 7 - 3 का फैक्टोरियल। आप मुझे बताओ 7 फैक्टोरियल क्या होगा, 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1। आप मुझे बताओ 7 में से 3 गया, 4 फैक्टोरियल। 4 फैक्टोरियल क्या होता है, 4 × 3 × 2 × 1। आप मुझे बताओ 4 3 2 1, 4 3 2 1 कट जाएगा। अब आपका आंसर कितना होगा, 7 6 42, 42 पंचे कितना होता है, 210। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। बहुत ही आसान सवाल है, अगर कॉन्सेप्ट पता है ना तो चीज़ें आपकी हवा में उड़ेंगी। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की ओर और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 16 तो दोस्तों वही आ गया, सेम टू सेम। 3x² - 6x + a व्यंजक x - 2 से विभाजित हो जाता है, तो a का मान क्या होगा। मैं कर चुका हूँ ना, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। क्वेश्चन कह रहा है कि यदि वृत्त की परिधि तथा क्षेत्रफल का आंकिक मान बराबर हो तो व्यास का आंकिक मान होगा। दोस्तों बहुत ही आसान सवाल है। आप मुझे बताओ वृत्त की परिधि तथा क्षेत्रफल का आंकिक मान बराबर हो तो व्यास का आंकिक मान होगा। आप मुझे बताओ वृत्त की परिधि होती क्या, 2πr इक्वल टू क्या बोल रहा है, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, πr²। ये कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। आपसे पूछ रहा है कि व्यास का मान, सब देखो व्यास दे रखे हैं। व्यास क्या होता है, 2 रेडियस को मिलाकर होता है। अगर यहाँ व्यास 1 है तो रेडियस क्या होगी हमारी, 1/2 होगी। यहाँ व्यास 4 है तो रेडियस क्या होगी हमारी, 2 होगी। यहाँ व्यास 2 है तो रेडियस क्या होगा, 1 होगा, मतलब 2/2। यहाँ व्यास पाई है तो रेडियस क्या होगी, π/2 होगी। क्योंकि 2r बराबर क्या होता है, d। अगर d पता, अगर r को ज्ञात करना, 2 को इधर भेज दो, मतलब व्यास का आधा क्या होता है, रेडियस होता है। आप मुझे बताओ हो जाएगा, पता कैसे, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्यों, क्योंकि अगर मैं रेडियस यहाँ पर 2 रखूंगा ना, चीजें सेटिस्फाई। देखो 2 रखो ना, 2π × 2 कितना हो जाएगा, 4π।
इक्वल टू, देखो यहाँ आर की वैल्यू 2 रखोगे, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 पाई, 4 पाई इक्वल टू 4 पाई हो रहा है, बिल्कुल सही। इक्वल टू का मतलब समझे, इधर साइड जो लेफ्ट हैंड साइड होता है वही राइट हैंड साइड सेम होना चाहिए, मतलब कि कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। इसका मतलब हमारा व्यास क्या होगा, 4 इकाई का होगा। यदि वृत्त की परिधि तथा क्षेत्रफल का आंशिक मान बराबर है तो हमारा व्यास कितना होना चाहिए, 4 इकाई का होना चाहिए। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की ओर और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है। यदि आयत की लंबाई को 2 गुना तथा चौड़ाई को आधा किया जाए तो नए आयत का क्षेत्रफल कितने प्रतिशत बढ़ जाएगा। दोस्तों 0%। इतनी फास्ट आंसर करना चाहिए। आप मुझे बताओ, जैसे मैं कहूँ कोई आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई होता है, मतलब कि एरिया जो होगा आयत का वो क्या होगा, लंबाई इंटू चौड़ाई। अब क्या कह रहा है, इस लंबाई को 2 गुना कर दो, मतलब 2l कर दो, और क्या कह रहा है कि चौड़ाई को आधा कर दो। तब आपको बताना है कि इसका जो एरिया होगा वो कितने प्रतिशत बढ़ जाएगा। आप मुझे बताओ इसका एरिया क्या होगा, 2 से 2 खत्म, इसका एरिया देखो एल इंटू बी रहेगा, एल इंटू बी रहेगा, जो पहले का एरिया था ना एल इंटू बी, वही देखो ए डैश होने पर भी एल इंटू बी रह रहा है। इसका मतलब आपसे कितना इंक्रीज हो रहा है, सेम नंबर जब होते हैं तो दोनों तरफ तो कितना इंक्रीज होता है, 0% इंक्रीज हो जाता है। बहुत ही बेसिक सवाल है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। कि घन के एक पृष्ठ का परिमाप 20 सेंटीमीटर हो तो आयतन होगा। बहुत ही आसान सवाल है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। कैसे, पृष्ठ का परिमाप होता कितना है, 4a, घन के पृष्ठ का परिमाप 4a होता ना, 4a बराबर 20। अब यहाँ से साइड निकल आएगी, 4 पंचे 20। आप मुझे बताओ तो इसका आयतन क्या होगा, इसका आयतन क्या होता है a क्यू, मतलब कि 5 का क्यू करोगे ना तो लास्ट में 5 ही आएगा, लास्ट में 5। देखो एक ही ऑप्शन में दे रखा है, इसकी मजबूरी है। आप मुझे बताओ किसी भी नंबर जो लास्ट में 5 दे रहा ना, उसका चाहे स्क्वायर करो चाहे क्यू करो, हमेशा लास्ट में 5 ही देगा। ये 5 की विशेष बात होती है। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगर आपको क्यू नहीं आता है तब भी आप आंसर मार्क कर जाओगे। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की ओर और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है। क्या कह रहा है कि निम्नलिखित चित्र में कोण बी और कोण सी 2:3 है तो कोण बी का मान कितना होगा। थोड़ा सा सोचोगे ना आंसर आपका आ जाएगा कितना। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। कैसे, आप मुझे बताओ, मैंने एक्सटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी पढ़ाई थी कि कोण बी और कोण सी जो है ना वो अपोजिट साइड के एक्सटीरियर एंगल के बराबर होता है। जो इंटीरियर एंगल है ना, कोण बी प्लस कोण सी, ये मुझे बताओ कि ये एक्सटीरियर एंगल है, इसकी वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू क्या होगी, कोण बी प्लस कोण सी के बराबर होगी इसकी वैल्यू। आप मुझे बताओ कोण बी प्लस कोण सी के बराबर कितना दे रखा है, 130 डिग्री दे रखा है, लेकिन यहाँ देखो कोण बी का रेशियो कितना दे रखा है। सवाल में देखो ना, आपका रेशियो दे रखा कोण बी रेशियो कोण सी कितना दे रखा, 2:3। आप मुझे बताओ इसकी सम जो दे रखा है 130, रेशियो दे रखा 2:3। आप मुझे बताओ रेशियो का सम कितना होगा, 2:3 कितना होता है 5, 5 रेशियो बराबर कितना दे रखा है 130। तो एक रेशियो बराबर कितना होगा, 5 दूनी 10, 5 छक्का 30, 26 होगा। आपसे पूछ क्या रहा, कोण बी की वैल्यू, कोण बी की वैल्यू कौन डिसाइड करेगा, कोण बी का रेशियो, मतलब 2 रेशियो डिसाइड करेगा। आप मुझे बताओ एक रेशियो की वैल्यू 26 है तो 2 रेशियो की वैल्यू कितनी होगी, 26 गुणे 2 मतलब 52 डिग्री। 52 डिग्री, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ये सब मन में ही किया करो, इतनी कैलकुलेशन फास्ट होनी चाहिए। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की ओर और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है। क्या कह रहा है कि एक वृत्त की त्रिज्या 13 सेंटीमीटर तथा इसकी एक जीवा की लंबाई 10 सेंटीमीटर है तो जीवा की वृत्त के केंद्र से दूरी क्या होगी। बहुत ही आसान सवाल है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्यों, क्योंकि ये ट्रिपलेट को फॉलो कर रहा है। आप मुझे बताओ, जैसे कहूं कि एक वृत्त है, ये आपको एक वृत्त दे गया, एक वृत्त आपको ये दिया गया, आपसे क्या बोला कि इसकी जीवा कितनी है, इसकी जीवा दे रखा है 10 सेंटीमीटर। अब यहाँ जैसे सेंटर है वृत्त का ना, वृत्त का अगर सेंटर है, आप मुझे बताओ ये अगर वृत्त का सेंटर है, यहाँ से क्या कह रहा है, इसकी रेडियस जो है ना वो कितनी है, 13 सेंटीमीटर मान लो मिला दो। आप मुझे बताओ जब मैं वृत्त के सेंटर से और जीवा पर परपेंडिकुलर डालता हूँ ना तो क्या कंडीशन सेटिस्फाई होती है कि ये जीवा को अर्धक कर देता है। जब भी वृत्त के केंद्र से आप जीवा पर एक परपेंडिकुलर लंब डालोगे ना, ये जीवा को जो है ना 2 हिस्सों में बराबर बराबर डिवाइड कर देता है। ये 10 है ना, तो इस हिस्से की वैल्यू कितनी होगी, 5। आप मुझे बताओ ये 5 है और ये 13 है तो ये कितना हो जाएगा, 12। क्योंकि 5, 12, 13 क्या होता है, एक ट्रिपलेट होता है, हमेशा ध्यान रखना। अगर आपको नहीं पता है तो आपको ये तो पता ही होगा, पाइथागोरस प्रमेय में क्या होता है, के स्क्वायर बराबर क्या होता है, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। के स्क्वायर कितना है, 13, 13 का स्क्वायर कितना होता है, 169 इक्वल टू एल स्क्वायर आपको ज्ञात करना है, बी और ए स्क्वायर क्या है 5, 5 का स्क्वायर कितना होता है 25। आप मुझे बताओ 169 और 25 इधर जाएगा कितना हो जाएगा 144। 144 किसका स्क्वायर होता है, 12 का स्क्वायर, मतलब 12 का स्क्वायर बराबर एल स्क्वायर, एल स्क्वायर मतलब एल बराबर कितना हो जाएगा 12।
ऐसे निकाल लो, या 5 12 13 को हमेशा ध्यान रखो, बेसिक ट्रिपलेट है, हमेशा एग्जाम में पूछा ही जाता है ये। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की ओर और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22 हमारा क्या कह रहा है। क्या कह रहा है कि टी स्क्वायर माइनस का 40 प्लस 1 इक्वल टू 0 है, तो टी क्यू प्लस 1 अपॉन टी क्यू का मान होगा। दोस्तों जब भी इस टाइप की इक्वेशन दी गई ना, आपको मेन फोकस करना है कि इस तरीके से बनाना है। इस तरीके से बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अगर आप इसमें टी से डिवाइड कर दो ना दोनों साइड में, टी स्क्वायर माइनस का 40 प्लस 1, देखो सब में टी से डिवाइड करोगे ना, जैसे टी का से डिवाइड करोगे ना, टी से इधर डिवाइड करो, टी से इधर डिवाइड करो, इक्वल टू 0 अपॉन टी करोगे ना, कोई फर्क नहीं पड़ता है। या मैं कहूँ जैसे आप ये मान लो, जैसे पूरे में आप टी से डिवाइड करोगे, सिंगल टी से, आप मुझे बताओ सिंगल टी से डिवाइड करोगे दोनों तरफ में, ठीक है। अब इस सिंगल टी से आप अगर अलग अलग करना चाहोगे ना तो अलग अलग भी हो जाएगा, बात तो एक ही है, बात एक ही है ना। आप मुझे बताओ इस टी से एक टी खत्म हो जाएगा, यहाँ क्या बचेगा टी, यहाँ देखो इस टी से टी खत्म हो जाएगा, ये देखो 1 अपॉन टी प्लस का 1 अपॉन टी इधर रख लो, जब 0 में टी से भाग कर रहे हो ना तो 0 ही हो जाएगा ये पूरा। आप मुझे बताओ माइनस का 4 है, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस का 4। अब ये ध्यान रखना कि टी प्लस 1 अपॉन टी बराबर 4 दे रखा है, आपसे पूछ क्या रहा है टी क्यू प्लस 1 अपॉन टी क्यू बराबर क्या होगा। हमेशा ध्यान रखना जब t प्लस 1 अपॉन टी हो तब आपसे अगर टी क्यू प्लस 1 अपॉन टी क्यू दे रखा है ना, यहाँ जैसे कोई भी वैल्यू हो, t प्लस 1 अपॉन टी बराबर a दे रखा है, तब टी क्यू प्लस 1 अपॉन टी क्यू बराबर क्या होगा ए क्यू माइनस का 3 है। ये बेसिक डायरेक्ट टर्म है, इसको आपको याद करने पड़ेंगे। आप मुझे बताओ बेसिक से तो सभी लगा लेते हैं लेकिन फास्ट लगाना पड़ेगा ना। देखो t प्लस 1 अपॉन टी बराबर a है, तो टी क्यू प्लस 1 अपॉन टी क्यू बराबर क्या होगा ए क्यू माइनस 3 है। यहाँ देखो a की वैल्यू है कितनी 4, 4 का क्यू कितना होता है 64, माइनस का 4 इंटू 3 कितना होता है 12, 64 में से 12 जाएगा कितना बचेगा 52। 52 हमारा कहाँ है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। उम्मीद करता हूँ दोस्तों इस तरीके के सवाल आएंगे ना आप उड़ा दोगे। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की ओर और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा है। ये थोड़ा मिसप्रिंट है, इसको ध्यान रखना, प्लस के बाद में यहाँ डॉट डॉट है, डॉट डॉट मतलब का जैसे यहाँ प्लस लगा है फिर डॉट 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 प्लस 1 अपॉन 49 इंटू 50 इस टाइप का नंबर है। आप मुझे बताओ जब भी ये ध्यान रखना 1 इंटू 1/2 को आप क्या लिख सकते हो 1 माइनस 1/2 लिख सकते हो ना, 1/2 बिल्कुल सही है ना। आप मुझे बताओ 1 माइनस 1/2 होगा कितना, अब नीचे 2 होगा, ऊपर देखो 1 चला जाएगा, यहाँ देखो आपस में गुणा होता है ना त्रियक, 2 एकम 2, यहाँ 1 गुणे 1 1, नीचे का 2 का 2 आपस में गुणा, 2 में से 1 गया कितना होगा 1/2 ही है। देखो 1/2 ही तो लिखा है, 1/1 इंटू 2 कितना होता है 1/2, 1/2 इंटू 3 कितना होता है 1/6। अब 1/6 को आप क्या ले सकते हो, पहला टर्म पकड़ो 1/2 माइनस का 1/3, ऐसे कर दो ना तभी तो 1/6 आएगा। आप मुझे बताओ कैसे 6 आएगा, इधर गुणा कर दो 3 गुणे 1 3, 2 गुणे 1 1, 3 में से 2 गया 1, नीचे का नीचे गुणा 1/6, ये चीज़ सीख गए। अब इस चीज़ को देखो ध्यान से, 1 इंटू 2 को क्या ले सकते हो 1 माइनस 1/2, बीच में क्या देखा प्लस। अब बताओ 2 इंटू 3 को क्या ले सकते हो 1, हमेशा ध्यान रखना जब इसका गैप 1 हो ना तब आप इस चीज़ को लिख सकते हो। आप देखना ध्यान से 1/2 माइनस का 1/3, इसी प्रकार से 3 इंटू 4 को क्या ले सकते हो 1/3 इंटू 4 को क्या ले सकते हो 1/3 माइनस का 1/4, ऐसे चलता चले जाएगा। 1/49 इंटू 50 को क्या ले सकते हो प्लस का 1/49 माइनस का 1/50, ऐसे लिख सकते हो। आप मुझे बताओ माइनस का 1/2 प्लस का 1/2 माइनस का 1/2 प्लस का 1/3 प्लस का 1/3, ऐसे माइनस 1/4 प्लस 1/4, ऐसे डल के इधर माइनस 1/49 आएगा प्लस 1/49 आएगा, खत्म हो जाएगा। अब मुझे बताओ बचा क्या 1 माइनस 1, आप मुझे बताओ बचा क्या 1 माइनस 1/50 बचा। अब 1 माइनस 1/50 होता कितना 50 एकम 50, 50 में से 1 गया 49, मतलब कि यहाँ देखो एलसीएम क्या होगा 85 ही होगा, 49/50 हमारा बच जाएगा। 49/50 कहाँ दे रखा, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। जब भी इस तरीके के सवाल आए आप ऐसे ही कीजिए। 1 आप देखना कोई श्रेणी दे रखी ना, इस श्रेणी को आप क्या डिवाइड कर इस प्रकार से तोड़ सकते हो कि कोई कैंसिलेशन हो, क्योंकि 1/2 प्लस 1/6 प्लस 1/12 करोगे एलसीएम लोगे आपकी हालत खराब हो जाएगी। मतलब इस प्रकार से नंबर जरूर होंगे कि जो कट पिट रहा होगा, तो आप ऐसे सोच लो ना 1/1 इंटू 2 क्या लिख सकते हो 1 माइनस 1/2, 1/2 इंटू 3 को क्या लिख सकते हो 1/2 माइनस 1/3 लिख सकते हो। इस तरीके से लिखा जाता है तो चीज़ें कैंसिल आउट हो सकती हैं। तो लास्ट में क्या बचेगा, अब कभी भी सवाल आए ना इस तरीके की कंडीशन हो तो लास्ट में क्या बचेगा 1, और ये देखो 50, मतलब कि 1 माइनस 1/50 बचेगा। या आप ऐसे सोच लो डायरेक्ट,
आपको लास्ट में जो दिया गया ना 49 × 50, अगर डिफरेंस 1 आ रहा है ना और ऊपर भी हमेशा देखना 1 लिखा हो तो आपको आंसर वही मिलेगा। पहले वाले को आप अंश में कर दो 49 और नीचे वाले को आप हर में कर दो 49/50। कंडीशन तभी सेटिस्फाई होगी जब इनका डिफरेंस 1 हो और अंश में भी हमारा 1 लिखा हो, तब कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी। उम्मीद करता हूँ दोस्तों क्वेश्चन नंबर 23 बहुत ही में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की ओर। क्वेश्चन नंबर 24 क्या कह रहा है कि 2020 में 53 रविवार होने की प्रायिकता क्या है? ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। आप मुझे बताओ 2020 क्या है? एक लीप ईयर है। क्यों? क्योंकि इसमें 4 से भाग चला जा रहा है पूरा। 4 से भाग करने के लिए लास्ट के 2 डिजिट देखने पड़ते हैं। 4 से पूरा डिवाइड हो रहा है, इसका मतलब लीप ईयर है। लीप ईयर है तो टोटल दिन कितने होंगे? 366 दिन होंगे। आप मुझे बताओ कितने सप्ताह होते हैं? वैसे 366 दिन होंगे। आप जैसे मैं कहूँ 52 रविवार तो होते ही है, 52 सप्ताह तो होते ही है। मतलब एक लीप ईयर में हमारे टोटल सप्ताह कितने होते हैं? 52 सप्ताह होते हैं। ये चीज़ ध्यान रखना। 52 सप्ताह मतलब एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं? 7। मतलब कि 7 दूनी 14 की 4, 7 × 35 1 36, मतलब 364 दिन तो आएंगे। मतलब कि एक लीप ईयर में 52 सप्ताह तो होते हैं। 52 सप्ताह होते हैं तो मतलब कि आपसे पूछ के आ रहा 52 रविवार तो आएंगे। ये क्या कह रहा है कि रेस्ट के जो 2 दिन बचेंगे ना 364 के बाद 366 जाने के लिए हमें 2 नंबर और चाहिए, मतलब 2 दिन और चाहिए। क्या कह रहा है कि 52 रविवार तो होंगे ही 52 सप्ताह में। बोल ये रहा है कि 53 रविवार होने की संभावना क्या है? आप मुझे बताओ जब भी पूछा जाए ना 53 रविवार, टोटल दिन कितने हैं? 7। टोटल दिन 7 है। आपसे संभावना पूछी जाए ना जितने दिन बचे हैं ना उसको अंश में लिख दो और बचे टोटल दिन लिख दो। मतलब टोटल दिन कितने होते हैं? 7 दिन होते हैं। ऐसी ऊपर जो बची संभावना है जैसे 2, तो 2/7 हमारा आंसर हो जाएगा। क्योंकि इस जो 2 दिन बचे हैं ना कभी भी संडे पड़ सकता है। एक संडे होगा, मंडे, फिर सैटरडे संडे हो सकता है, या संडे मंडे हो सकता है। मतलब 2 तो हो ही सकते हैं ना। ये चीज़ समझ रहे हो ना। साफ सी बात ये है कि प्रायिकता के बारे में पूछा जाए तो ऊपर पॉसिबिलिटी, नंबर ऑफ पॉसिबिलिटी अपॉन नंबर ऑफ टर्म होता है प्रायिकता का मतलब फार्मूला। नंबर ऑफ पॉसिबिलिटी हमारी कितनी है रविवार होने की? 2 है। 2 दिन है तो 2 रविवार हो सकते हैं। आप मुझे बताओ ऐसे ही टोटल नंबर ऑफ टर्म कितने होंगे? एक हफ्ता में कितने दिन होते हैं? सप्ताह में 7 ही दिन होते हैं, तो 2/7 हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की ओर और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25 क्या कह रहा है कि सरल करें। ये देखो कंटिन्यूअस फ्रैक्शन है। इसको सरल करने के लिए आपको सबसे नीचे वाले को पकड़ना पड़ता है। 1 + 1 + 4/5 को क्या लिख सकते हो? 1 + 4/5 है। आप देखो करो 5 × 5 + 4/5, 5 4 कितना हुआ? 9/5। आप मुझे बताओ 1 + 4/5 को आप क्या लिख सकते हो? 9/5 लिख सकते हो। 3 का भाग कर रहे हो ना, 3 का भाग कर रहे हो 9/5 में। आप मुझे बताओ जैसे मैं इस संख्या को इस चीज़ को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 3 का भाग 9/5, बात एक ही है। आप मुझे बताओ 3 का गुणा, अगर भाग को गुणा में चेंज करेंगे तो 5/9 हो जाएगा। मतलब कि ये संख्या पलट जाती है मतलब कितना हो जाएगा? 5 या 15/9। मतलब कि इस जगह को हम क्या लिख सकते हैं? 15/9 लिख सकते हैं। 15/9 2 + 15/9 लिखा है। 2 + 15/9 मतलब 9 दूनी 18 और 18 15 कितना होता है? 33/9। मतलब इस चीज़ को हम पूरा अगर कॉम्बिनेशन ले लेंगे ना तो कितना ले सकते हैं? 33/9। अब वही चीज़ पलट दो, पलटने पर 2 का 9 में गुणा हो जाएगा। 9 दूनी 18/33। मतलब कि इस चीज़ को हम क्या लिख सकते हैं? 18/33। अब 1 + 18/33 लिखा तो 1 33 + 18 कितना हो जाएगा? हमारा 51। मतलब कि 1/51/33 होगा। अब वैसे लिखा 33 ऊपर पहुंच जाएगा। 33 ऊपर पहुंच जाएगा तो इस चीज़ को आप क्या ले सकते हो? 33/51 लिख सकते हो। ये चीज़ समझ में आनी चाहिए। अब आगे क्या लिखा है? 1 प्लस तो जोड़ना पड़ेगा ना। 1 प्लस लिखा, 1 + 33/51 कितना होता है? 51 एकम 51 और 33 कितना होता है? 84/51। 84/51 देखो काट दो ना, कैसे कट रहा है? 3 दूनी 6, 2 8, 2 8 3 8 24। यहाँ देखो 3 एकम 3, 2 5 17 दिया 51। मतलब 28/17 आ रहा। 28/17 को आप मतलब कि कितना आ रहा? 28/17 आ रहा। 28/17 को आप मिक्स फ्रैक्शन में कर सकते हो। 17 कितना बचा? शेषफल 11 बचा ना। 17 एकम 17, शेषफल 11 बचा। 11/17 ये मिक्स फ्रैक्शन हो जाएगा। 28/17 का मिक्स फ्रैक्शन क्या होता है? 1 सही 11/17। मतलब कि ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। उम्मीद करता हूँ दोस्तों क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की ओर। क्वेश्चन नंबर 26 क्या कह रहा है कि a² + b² = 45 दे रखा है। ab = 18 है तो 1/a + 1/b = क्या होगा? ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। पता कैसे? आप मुझे बताओ अगर ab = 18 है तो हम ab की वैल्यू क्या लिख सकते हैं?
9 गुणे 2, 9 दूनी 18 होता है। ये हम 6 गुणे 3 लिख सकते हैं, 6 18 होता है। तो ये चीज़ें तो एक का स्क्वायर कितना हो जाए 9 में 81, 81 प्लस 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, 81 और 4 कितना होता है 85। हमको चाहिए कितना 45, मतलब कि 9 गुणे 2 नहीं ले सकते, 6 गुणे 3 ले सकते हो। 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा यहाँ 36 और 3 का स्क्वायर कितना होगा 9, 36 9 कितना हो रहा है 45 हो रहा है। इसका मतलब ये कंडीशन सही होगी। ए की वैल्यू 6, बी की वैल्यू 3। अब यहाँ प्लस माइनस भी हो सकती है, ए की वैल्यू -6 और बी की वैल्यू -3, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये थोड़ा सोचना। आप मुझे बताओ ए की वैल्यू 6 है तो 1/6 प्लस का 1/3 की मान कितना होगा, ऐसे गुणा कर दो ना। 3 एकम 3 और 6 एकम 6, 6 3 कितना हुआ 9, 9 छतियाँ 18, 9 से काट दो 9 दूनी 18, मतलब कि 1/2 बच रहा है, 1/2 मतलब ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ये सब चीज़ें मन में ही सोचा करो, चीज़ें आपके लिए आसान बन जाएगी, कुछ ही समय में आपका सवाल उड़ जाएगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आज का सेशन आपको समझ में आया होगा। दोस्तों ये था लास्ट सवाल। दोस्तों कुछ सवाल पेडागोगी हैं वो हम लास्ट में अटेम्प्ट करेंगे। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि ये सेट हमारा कंप्लीट हो गया। इस सेट को करने में आपको बहुत ही आनंद मिला होगा। दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ शेयर करना एंड सब्सक्राइब जरूर कर लेना। दोस्तों चलिए दोस्तों मिलते हैं किसी नए सेट के साथ, तब तक के लिए दोस्तों जय दोस्तों।